जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और प्रीवियस ईयर का पेपर है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो याद रखना, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। और बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले कि चुंबक है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, चुंबक जो है दो प्रकार के होता है। इस एग्जाम में पूछा गया है चुंबक दो प्रकार का। पहला चुंबक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा चुंबक जो है कृत्रिम चुंबक। याद रखना, दूसरा कृत्रिम चुंबक होता है। और चुंबक किसे बोलते हैं? तो जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक जो है भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक और तीसरा विद्युत चुंबक। कृत्रिम चुंबक के भी तीन प्रकार है, अस्थायी, अस्थायी और विद्युत चुंबक। याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि विद्युत चुंबक है एक। तो देखिए, मैं बताया था कि चुंबक जो है दो प्रकार के, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। और कृत्रिम चुंबक के प्रकार ही विद्युत चुंबक है। कृत्रिम चुंबक भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्थायी चुंबक, याद रखना, अस्थायी चुंबक, हाँ अस्थायी। और दूसरा है यहाँ पे अस्थायी। और तीसरा है विद्युत चुंबक। तीसरा क्या है? विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक यहाँ पर पूछा रहा है कि कैसा चुंबक है। तो याद रखना, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। क्यों? तो विद्युत चुंबक एक ऐसे चुंबक को कहा जाता है, विद्युत चुंबक जो है अस्थायी चुंबक है। याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक कहलाता है जिसमें जब तक विद्युत प्रवाहित हो रही हो तब तक ही चुंबकीय गुण मौजूद होता है। उसी को हम लोग विद्युत चुंबक कह देते हैं। तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक का उदाहरण हो जाता है। और अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे से बनाया जाता है। याद रखना, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बना होता है। और अस्थायी चुंबक जो है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक जो है इस्पात का बना होता है। याद रखना, इस्पात का। अस्थायी चुंबक पूछेगा तो नर्म लोहा का, अस्थायी चुंबक बोलेगा तो इस्पात का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है तीसरा नंबर कि चुंबक के ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के ध्रुव दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के ध्रुव को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो मान लीजिए एक चुंबक है, ये चुंबक है, ठीक। इस चुंबक को हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं। तो दो भागों में हम जब भी तोड़ेंगे तो वो दोनों चुंबक जो है तोड़ने के बाद भी वह चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही टूटेगा। तो चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, वह अपने ध्रुव को हमेशा बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक चुंबक को दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो एक चुंबक है जो दो टुकड़ों में टूट जाता है, यानी यदि दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या होगा? तो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है कि एक चुंबक है और वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। तो यहाँ पे खाली बोला गया हमें सिर्फ कि एक चुंबक है और उस चुंबक को दो टुकड़ों में टूट जाता है और उन टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि इस चुंबक है, ठीक, और इस चुंबक को हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं इस प्रकार। तो हम दो भागों में जब भी तोड़ेंगे तो उस चुंबक का दोनों, एक पहला जो बनेगा साउथ पोल बनेगा और दूसरा पहला नॉर्थ और दूसरा साउथ। ये मान लीजिए नॉर्थ बना, ये साउथ। मुझे नहीं पता है कि नॉर्थ नॉर्थ को आपस में टकराया जा रहा है या साउथ साउथ को आपस में टकराया जा रहा है। अगर जब साउथ साउथ आपस में टकरेंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे? एक दूसरे की क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और नॉर्थ नॉर्थ भी आपस में टकरेंगे, क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रतिकर्षित। अर्थात समान धुरे वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक चुंबक को दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो यदि दोनों टुकड़ों एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या होगा? या आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो राइट ऑप्शन सी होगा।
जब दोनों विपरीत ध्रुव वाले आपस में लाएंगे तो आकर्षित करेंगे, जब समान ध्रुव वाले आपस में लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे एक चुंबक को टूट जाने पर अगर करीब लाया जाएगा तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो हम बताए थे कि चुंबक दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और आर्टिफिशियल चुंबक, मानो कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक के तीन प्रकार, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। तो बताया था कि अस्थायी चुंबक जो है वो बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, नर्म लोहा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक, इस चुंबक का दो भागों में हम तोड़ दिए, अलग अलग भागों में। तो उस चुंबक के साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। तो एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अनुचुंबक बन जाता है। एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो बता दूं कि यहाँ पे दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों बन जाते हैं? तो एक भाग तो दो, एक चुंबक हम तोड़ेंगे तो एक ये साउथ पोल बनेगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ पोल बनेगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस प्रकार दोनों भाग एक पृथक पृथक का एक पूर्ण चुंबक ही बन जाता है अगर एक चुंबक को विभक्त दो भागों में विभक्त कर दिया जाए। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका कथन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 7वां नंबर यहाँ पे कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो याद रखना, दोनों किनारों पर, दोनों चुंबक के दोनों किनारों पर चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। और यही पूछा जाएगा यहाँ पे। अगर किनारा यहाँ पे किनारा दिया, अगर ध्रुव दे देता तो क्या होता? तो याद रखना, चुंबक के किनारों अर्थात ध्रुव पर चुंबक को किनारों पर अर्थात ध्रुव पर चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। किनारा या ध्रुव पर ही चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। अगर पूछ दिया जाए कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कमजोर कहाँ होती है, वीक कहाँ होती है, तो चुंबक के मध्य भाग में चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है अर्थात कमजोर होती है। तो चुंबक के किनारों अर्थात ध्रुव पर चुंबक आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 7 का। उसके बाद 8 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम जो होती है, चुंबक के मध्य भाग में चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सबसे अधिक दोनों किनारों पर अर्थात ध्रुव पर, चुंबक के ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो निम्नलिखित में कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो याद रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं? तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है? बिस्मथ। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण हो जाएगा लोहा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? लोहा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 12 नंबर पूछ रहा है कि कौन प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारा वहन तारों के, यहाँ पे धारा वाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा वाहक
तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो याद रखना, दाहिनी हाथ के अंगूठे के नियम और मैक्सवेल के कॉर्कक्रूफ के नियम द्वारा ही धारा के धारावाहिक चालक के तारों और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का पता लगाया जाता है दाहिनी हाथ के अंगूठा का नियम और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम द्वारा। फिर दूसरा नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा पहला नंबर कि प्रतिरोध का डैश डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है। तो प्रतिरोध को उपयोग करके किसका मापा जा सकता है? तो एमीटर को। एमीटर के जो है एमीटर के प्रयोग करके प्रतिरोध का उपयोग करके मापा जा सकता है एमीटर को। तो राइट ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है। याद रखना, प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध बोलते किसे हैं? तो मान लिया जाए कि जब किसी चालक तार से विधारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो विधारा के मार्ग में जो रुकावट डालती है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना कि जब किसी चालक तार से विधारा प्रवाहित होती है और विधारा के मार्ग में जो रुकावट डालती है उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। और प्रतिरोध को उपयोग करके मापा जा सकता है मीटर को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन पदार्थ के रंग पर जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पदार्थ के रंग पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है यहाँ पे कि एक तार का तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लिया जाए एक चालक तार है, ये ठीक एक चालक तार है और इस चालक को हम लोग टेम्परेचर, याद रखना तापमान, हम लोग इस चालक तार को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा, इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध अर्थात अगर इसको हम टेम्परेचर, चालक तार का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी जो है इसका बढ़ेगा। तो याद रखना कि तार को तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध भी तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ेगा, तापमान वृद्धि के साथ कमेगा तो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर एक चालक तार का तापमान बढ़ाया जाए तो इसका प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऑप्शन बी सही है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिएगा है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए एक चालक तार है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक चालक तार है तो तार लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का जो प्रतिरोध है क्या होगा। तो मान लीजिए एक चालक तार है और इस चालक तार की हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर चालक तार की हम लोग लंबाई घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर चालक तार की लंबाई घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी घटेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर चालक तार को हम लोग मोटा करेंगे अगर चालक तार को हम लोग मोटा करेंगे, याद रखना मोटा करेंगे, चालक तार को लंबाई मोटा करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 5 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी तार की लंबाई को दुगना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी तार की लंबाई को दुगना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए तार की लंबाई है और इस तार की लंबाई को हम लोग दुगना दुगना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा 5 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है तो यदि तार की लंबाई खींचने से दुगनी हो जाती तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, तार की प्रतिरोध जो है R है और उस तार की लंबाई जो है खींचकर दुगना कर दिया जा रहा है। तार की लंबाई दुगना कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चार। अगर उसका रेजिस्टेंस, तार की लंबाई दुगना है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, नया प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
दुगना ही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो तार धारा क्या होगा। और मान लीजिए एक चालक तार है, ठीक, ये चालक तार है और चालक तार का जो है प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, रेजिस्टेंस क्या है आधा कर दिया जाए, और पहले से दुगना था, दुगना करने के बाद 4 था, तो इसका रेजिस्टेंस आधा कर दिया जाए, तो इसका चालक तार की तो धारा आई का मान क्या होगा, आई का मान बढ़ जाता है। तो याद रखना आई का मान दुगनी हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समान नहीं रहेगी उसका प्रतिरोध, अगर आधा हो जाता है उसका धारा का मान दुगना, डायरेक्ट दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि एक चालक तार की लंबाई आई पर प्रतिरोध की निर्भरता निम्न द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो याद रखना आर समानुपाती एल बाई 2 से ज्ञात की जा सकती है। एक तार की लंबाई एल पर प्रतिरोध की निर्भरता द्वारा ज्ञात की जा सकती है, और समानुपाती एल बाई 2 का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 50 है, एक तार का प्रतिरोध कितना है 50 ओम है, ठीक। तो तार की खींच कर दुगना कर दिया जाता है, तार की लंबाई खींच कर दुगना कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर भी बटा आई होता है। तो आई क्या है, एम्पियर है, तो यहाँ पे आई का मान निकालेंगे। तो नया प्रतिरोध जो उसका होगा 500 ओम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तत्वों को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो निम्नलिखित में किस तत्वों को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन तत्वों को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हाइड्रोजन तत्वों के ही रसायन विज्ञान में आवारा तत्व क्यों कहा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कभी पहले वर्ग में तो कबू 17वां वर्ग के समान गुण प्रदर्शित करता है, कबू पहला वर्ग की तरह तो कबू 17वें वर्ग की तरह गुण प्रदर्शित करता है। इसी कारण से रसायन विज्ञान में अवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम फ्रांसियम, ये सब वर्ग वन के तत्व है। वर्ग वन के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, याद रखना। क्षारीय धातु वर्ग वन दो के तत्वों को क्षारीय मृद धातु। तो वर्ग वन का तत्व है जो हाइड्रोजन है, यह क्षारीय धातु का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, याद रखना। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और लिथियम भी वर्ग दो का तत्व है। लिथियम वर्ग वन का तत्व है, याद रखना है भी। तो वर्ग वन का तत्व है लिथियम। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, और लिथियम सबसे हल्की धातु है भी, याद रखना लिथियम सबसे हल्की धातु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है। तो निम्नलिखित में कौन सी अधातु सामान्य ताप पर भी द्रवावस्था में रहती है। तो ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर भी द्रवावस्था में रहती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखा जाता है, क्यों। धातु को हमेशा किस धातु को मिट्टी के तेल में हमेशा रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में हमेशा डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जो बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है, जो आसमान में या वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर स्वतः ही आग धर कर जलने लगती है, जिससे विस्फोट होने का डर होता है। इसी कारण से इसे वायु में केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं।